अब हम पढ़ेंगे ऑपरेटिव मेथड, है ना। ऑपरेटिव मेथड देखेंगे, ये इस देखो आगे जो पढ़ने वाले उनमें ये बहुत अच्छे से डीप में काम आएगा, बहुत ज्यादा अच्छे, क्योंकि मैं उसमें ये बोल दूंगा कि इस पार्ट की आपके एर्थोडेसिस कर दी, इस पार्ट में आप ओस्टियोटॉमी करा दोगे या फिर है ना आर्थ्रोप्लास्टी करा दोगे, तो वो क्या होता है इस पार्ट की, वहां पर सिर्फ बोल देंगे कि इस पार्ट की, लेकिन वो होता क्या है यहाँ समझेंगे। तो सम ऑर्थोपेडिक ऑपरेशन, जैसे मोस्ट कॉमन ऑस्टियोटॉमी। देखो आज एक चीज बताता हूँ, लोग बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं कि सर टोमी, ऑस्टियोटॉमी और प्लास्टी में अंतर क्या होता है। कई जगह आपने बहुत सुना होगा कि कहीं पर टॉमी लिखा होता है, कहीं में प्लास्टी लिखा होता है। टोमी का मतलब होता है कट करना, उस पर्टिकुलर पार्ट को काट के निकाल दिया, और प्लास्टी का मतलब होता है कि वहां पर रिकंस्ट्रक्शन करना, यानी उस पार्ट को तो निकाला लेकिन बदले में कुछ नया लगा दिया वहां पर, ठीक है ना। तो वहां पर कुछ कट करके कुछ नया लगाना, यानी प्लास्टी मतलब होता है रिप्लेसमेंट और रिकंस्ट्रक्शन, अभी और अच्छे से समझ आएगा आगे, ठीक है। टॉमी का मतलब होता है वहां से कोई चीज को, जैसे बोलते हैं ना, जैसे अगर आप ऑर्गन्स की टॉमी पढ़ते हो, है ना, कितनी कितने सारे ऑर्गन्स की टॉमी पढ़ते हो ना, कहीं इस ऑर्गन की टॉमी, उस तो वहां प्लास्टिक क्यों नहीं पढ़ते, वहां टॉमी क्यों पढ़ते हो? क्यों? क्योंकि वो ऑर्गन कट करके निकाल दिया। अभी आगे पढ़ोगे एर्थोप्लास्टी, तो वहां पर क्या होगा कि वहां पर आपके, जो आपके अभी बताऊंगा आगे चल के, कि वहां पर आपके जो वहां पर क्या, एक सेकंड, हाँ ठीक है। तो ऑस्टियोटॉमी इट मींस द कटिंग ऑफ अ बोन। ऑस्टियोटॉमी में क्या, आपकी बोन को काट रहे हैं, और प्लास्टी में जनरली जैसे आपके जो जॉइंट्स हैं उनका रिकंस्ट्रक्शन करेंगे, उनको काट के दूसरा नया लगा देंगे। क्या लगा देंगे उनको भी आगे समझेंगे। तो ऑस्टियोटॉमी यानी इट मींस द कटिंग ऑफ अ बोन। बोन को कट, जैसे कहां कहां आप कट करोगे, खुद दिमाग लगाओ, कहां कहां कट कर सकते हो, कि जहां पर एबनॉर्मल बोन की ग्रोथ हो रही है तो उसे काट के निकाल दो, है ना। या फिर और क्या हो सकता है, बोले बोन एबनॉर्मल कोई ना कोई एंगल पे है, एंगुलेशन पे, या उल्टी उल्टी टेढ़ी मेढ़ी घूम गई है, तो उसे कट करके सीधा कर दो, काट के अलग कर दो उतने पार्ट को। जस्ट अ सेकेंड, ठीक है। तो किस लिए, टू करेक्ट एक्सेसिव एंगुलेशन। अगर बोन कोई एक एंगल पे घूम गई है, एक एंगुलेशन पे है, बचपन से हो सकती है, बहुत लोगों में रहती है कि कोई माल फॉर्मेशन है, या एक्सीडेंट के बाद कोई एक एंगल पे घूम गई है, या बोइंग या रोटेट हो गई है कोई भी लॉन्ग बोन, तो वहां पर क्या करोगे, वहां पर उसे करेक्ट कैसे करोगे, वो बोन को काट के फिर ठीक करना पड़ेगा। वहां पर कोई नई चीज तो नहीं लगा रहे ना। अगर एक बोन है, कोई भी आप सपोज करो एक बोन है, ये बोन है भैया, एक है, इसके रिस्पेक्ट में दूसरे एंगल पे घूम गई, तो आप क्या करोगे, उस बोन को पहले काटोगे, फिर उसे सीधा करके वापस ठीक कर दोगे। तो यहाँ पर बदले में कोई नई चीज तो लगाई नहीं है आपने, कट करके उसे ही जोड़ दिया। तो या फिर ये करो कि या फिर उस पार्ट को कट करके निकाल दिया, तो उसे टॉमी बोलते हैं, ठीक है। टू करेक्ट एक्सेसिव एंगुलेशन, कोई एक एंगल पे है बोन, बोइंग और रोटेशन, या कोई रोटेट हो गई है, तो उसे यहां पर जनरली याद रखा करोगे। जैसे बोन में क्या हो सकता है कि बोन एंगुलेट कर गई है, या डिस्प्लेस्ड कर गई है। फ्रैक्चर में पढ़ाया था डिस्प्लेसमेंट फ्रैक्चर, एक जगह से दूसरी जगह चली गई, तो वहां पर क्या कट करके उसे वापस अपनी जगह पे लगाना पड़ रहा है। या फिर माल यूनियन, बोन गलत जुड़ गई है, तो फिर उसे बोन को काट के उसे फिर सही करना पड़ रहा है ना। या डी रोटेशन करने के लिए, बोन घूम गई है तो उसे वापस अपनी जगह पे लाने के लिए, तो उनमें क्या करना पड़ेगा, आपको टोमी करना पड़ेगा ना। माल माल अलाइनमेंट ऑफ अ जोन, माल अलाइनमेंट कोई बचपन से ही, है ना, कोई बचपन से ही गलत ज्वाइंट जुड़ा हुआ है या फ्रैक्चर के बाद जुड़ गया है, तो वहां पर क्या करना पड़ेगा, फिर वहां टोमी करके उसे कट करना पड़ेगा और वापस उसे ठीक करना पड़ेगा। या मोस्ट कॉमन क्या होता है कि लेग लेंथ इनइक्वलिटी, लेग लेंथ डिस्टर्बेंस बोलते हैं ना, डिस्क्रिमिनेशन लेग लेंथ। कुछ लोगों का देखा होगा एक पैर बड़ा होता है, एक पैर छोटा होता है ना, इसको बोलते हैं लेग लेंथ डिस्क्रिमिनेशन या लेग लेंथ इनइक्वलिटी, है ना, एक पैर बड़ा एक छोटा। तो उसमें क्या करोगे आप, उसमें क्या करोगे कि जो पैर बड़ा है उसकी बोन काट के, उसकी बोन आप काट दोगे, जितनी बड़ी है तो उतनी बोन आप काट के उसकी टोमी कर दोगे, तो उससे क्या हो जाएगा, दोनों बराबर हो जाएंगे पैर, है ना। अभी ऐसा तो है नहीं, ऐसा तो नहीं कर सकते ना कि दूसरा वाला जो जो क्या जो छोटा है उसमें बोन लगा दो बाहर से, वो बहुत कितना टफ काम हो जाएगा। तो जो ऑलरेडी जो बड़ा है बस उसको काट दो। तो टू प्रमोट एलोंगेशन और शॉर्टनिंग ऑफ अ बोन, तो ये भी इसलिए मैंने बोला कि इलोंगेशन कोई ऐसी कंडीशन है जहां आपको बड़ी करनी पड़ रही है, वहां पर नहीं कर सकते, तो वहां पर दूसरा कोई पार्ट काट के लगाना पड़ जाएगा। या फिर शॉर्टनिंग ऑफ अ बोन, के लगता है कि अगर यहाँ पर बोन काट काट के काम चल जाएगा तो वहां शॉर्टनिंग ऑफ अ बोन।
इन केस ऑफ लैंग लेंथ इनइक्वलिटी। तो इसमें क्या आपने टोमी, इसमें जो भी चीज करी आपने काट दी और काट के कर दी, इसके बदले में आपने कुछ नया नहीं लगाया। और जब भी अगर आप कोई चीज काट के हटा के कुछ नया लगाते हो तो उसे हमेशा प्लास्टी बोलते हो, टॉमी नहीं बोलते। इसलिए ऑर्गन्स की टॉमी होती है, प्लास्टी नहीं होती। ऑर्गन काट के निकाल देते हो ना, अपेंडोटॉमी बोलते हो, अपेंडिक्स की टॉमी करनी तो अपेंडोटॉमी बोल देते हो, स्ट्रेटोमी बोलते हो, है ना, जो भी आपको ऑर्गन का पार्ट निकाल रहा है ना, तो वहां टॉमी क्यों बोलते हो, क्योंकि वो उस ऑर्गन को काट के निकाल दिया। क्यों निकालना पड़ा, क्योंकि वहां पर वो ऑर्गन प्रॉब्लम दे रहा था। इसलिए यहां पर आपने देखा कि बोन छोटी बड़ी है या फिर कोई एंगल पे, तो वहां पर काट के उसे अलग कर दिया। एक होता है एर्थोडेसिस। एर्थोडेसिस हमेशा करा जा, एर्थोडेसिस का मतलब समझाता हूँ, ये हमेशा होता है जॉइंट्स के लिए, हमेशा जॉइंट्स के लिए होता है। और ये आपको, ये बहुत एक्सट्रीम लेवल की कंडीशन होती है, इसे हम जब ही करते हैं जब हमें लगता है कि अब हमारे पास कोई सेकेंडरी ऑप्शन नहीं बचा। अभी बताऊंगा क्यों। एर्थ्रो का मतलब क्या होता है, विद इन जॉइंट, जॉइंट के अंदर, विद इन जॉइंट, ठीक है। और डेसिस का मतलब होता है फ्यूजन, यानी जॉइंट फ्यूजन। मैं कह सकता हूं ना जॉइंट फ्यूजन, एर्थोडेसिस मतलब जॉइंट को फ्यूज करना। अब आप बोलोगे सर हम जॉइंट को फ्यूज कर देंगे तो मूवमेंट कैसे करेगा। सपोज मेरे अगर रिस्ट में कोई प्रॉब्लम हो गया, मैं रिस्ट को फ्यूज कर दूंगा, तो फिर मैं रिस्ट में सर फ्लेक्शन एक्सटेंशन कुछ नहीं कर पाऊंगा। बिल्कुल आप कुछ नहीं कर पाएंगे। ये हमेशा एर्थोडेसिस मोस्ट कॉमनली स्मॉल जॉइंट्स में होती है। मैंने ऐसा नहीं बोल रहा हूँ बड़े जॉइंट्स में नहीं होती, होती है। ये बहुत बड़े जॉइंट, ये इसलिए ये जब करी जाती है जब आपको पता है कि अब इस पेशेंट के बाद कोई ऑप्शन नहीं बचा, अब ये ठीक नहीं होगा। जैसे रिस्ट जॉइंट का कोई ऐसा फ्रैक्चर हुआ कि सारी बोन टूट गई, सारी बोन, अब हम सारी बोन बदल नहीं सकते, आसपास की सारी चीजें खराब हो चुकी हैं। अगर अब ये मूवमेंट करेगा तो खर, तो हम क्या करेंगे, हम पूरी जॉइंट, रिस्ट जॉइंट को ही पूरा फ्यूज कर देंगे, सारी जॉइंट को आपस में बांध देंगे, फ्यूज कर देंगे, है ना, फ्यूजन कर देंगे। उससे क्या हो जाएगा, अब रिस्ट में कोई मूवमेंट नहीं रहा, लेकिन आप बच गए। क्यों, क्योंकि जब कोई ऑप्शन नहीं बचना तब ये करना है, वरना जॉइंट का अनस्टेबल है, कुछ और प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा। तो इन दिस ऑपरेशन फ्यूजन करना पड़ता है, इज अचीव्ड बिटवीन दी बोन्स सो एज टू एलिमिनेट एनी मोशन ऑफ द जॉइंट। ये जॉइंट्स के बीच में होता है ना, क्योंकि आप भी जानते हो मूवमेंट कराता कौन है, जॉइंट ही तो कराता है ना। अब एर्थोडेसिस बोन में तो करा दोगे, बोन कौन सा मूवमेंट कराती है, बोन तो हेल्प कराती है, मूवमेंट तो जॉइंट पे होता है ना। तो वो जॉइंट, अब आपको पता है कि वहां पर अब हमें मूवमेंट को बंद करना पड़ेगा, अगर मूवमेंट बंद नहीं करेंगे तो प्रॉब्लम बढ़ती चली जाएंगी, और ऐसी प्रॉब्लम अब हो गई है कि अब ये ठीक नहीं हो पाएगा। बहुत सारे जॉइंट से ऐसे 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 जॉइंट से ऐसे खतरनाक डिसलोकेशन हो जाते हैं कि वो वापस ठीक नहीं हो पाते, फिर उन्हें फ्यूज ही करना पड़ जाता है, उन्हें बांध के। बहुत सारे लोगों में अगर आपने शायद देखा भी हो, है ना। जैसे अगर आपको इसमें एक बार कोशिश करता हूँ, जैसे कोई अगर दिखने को मिले तो मैं आपको दिखाऊं। देखो इसमें, देखो कितना प्यारा दिख रहा है, इसमें ही देख लो। हाँ जस्ट अ सेकंड। ये देखिए, ये क्या कर दिया, पूरा एंकल जॉइंट फ्यूज कर दिया है। अब ये आप खुद देखो, पूरा एंकल जॉइंट बोन में सब स्क्रूज लगा के फ्यूज कर दिया, अब इसमें कोई मूवमेंट नहीं हो पाएगा। मगर क्यों करना पड़ा, जब हमें पता चला कि ऐसी कंडीशन हो गई। ये देखो, इसमें स्क्रूज डाल के पूरा एंकल जॉइंट फ्यूज कर दिया, अब इसके एंकल जॉइंट पे कोई मूवमेंट नहीं होगा। लेकिन हमें मालूम है ये जनरली रिस्ट एंकल इन पे ही देखने को मिलता है। क्यों, क्योंकि ये एक्सट्रीम जॉइंट्स होते हैं। आप जानते हो 7-7 8-8 बोने हैं भैया, तो क्या होगा वहां पर, हम कितनी ठीक करेंगे, एक दो टूट गई, कुछ हो गया, और ये हम इनको प्रॉपर ठीक नहीं कर सकते, तो फिर हम क्या, इसको फ्यूज कर देते हैं। सो एन आर्थोडेसिस यूज्ड मोस्ट ऑफ्टन फॉर अ पेनफुल और स्टिफ जॉइंट, ऐसा जॉइंट जो बहुत ज्यादा स्टिफ और पेनफुल हो गया है, उसे हम ठीक नहीं कर सकते तो उसे फ्यूज कर दो। इट ऑल्सो परफॉर्म फॉर अनस्टेबल जॉइंट, बिल्कुल जो स्टेबल जॉइंट नहीं उस पर हम कर दें, जैसे पोलियो वगैरह में, क्योंकि पोलियो में जानते हैं मसल पावर पूरी खत्म हो गई है और जॉइंट हाईली अनस्टेबल हो जाते हैं और वो आपके लिए बहुत ज्यादा प्रोन हो जाते हैं इंजरी के लिए, तो फिर उन्हें फ्यूज करना पड़ जाता है। अब ये 3 टाइप में हो सकता है क्या, कि अगर विद इन, जैसे ये बोन और ये विद इन जॉइंट के अंदर कर रहे हो तो इंट्रा आर्टिकुलर, अगर जॉइंट के थोड़ा बाहर से कर दोगे तो एक्स्ट्रा आर्टिकुलर, और अंदर और बाहर दोनों इतना खतरनाक है उसे अंदर और बाहर दोनों से करना पड़ रहा है तो उसे आप कंबाइंड कह देंगे बस। ये बाहर से हो गया, ये इंट्रा आर्टिकुलर यानी इंटर और एक्स्ट्रा आर्टिकुलर दोनों करना पड़ जा रहा है, तो आप उसे क्या बोलेंगे, उसे आप फिर बोलेंगे कंबाइंड एथ्रोडिसिस। ठीक है, अब एथ्रोडिसिस ये ध्यान रखना, ये अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि जब ऐसी कंडीशंस आएंगे, ऐसे फ्रैक्चर होंगे जॉइंट्स, जब आप शोल्डर डिसलोकेशन और ये सब कंडीशन पढ़ोगे तो वहां पर ट्रीटमेंट में लिखा होगा क्या, क्या लिख देंगे, सिर्फ एर्थोडेसिस।
अब वहां एर्थोडेसिस एक्सप्लेन करने नहीं बैठना, एग्जाम में भी अगर वो चीजें पूछी रही तो वहां भी एर्थोडेसिस एक्सप्लेन नहीं करना है, वहां सिर्फ ट्रीटमेंट में लिख के आना है। ये सब बेसिक में आपको पढ़ना है ना। तीसरी कंडीशन होती है एर्थोप्लास्टी। अभी मैं अंतर बता चुका हूं, मैंने कहा यहां पर कट करके निकालेंगे मगर बदले में कोई ना कोई नई चीज डालेंगे। तो एन एर्थोप्लास्टी इज एन ऑपरेशन फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ अ न्यू मूवेबल जॉइंट। ये जो मूव किसके लिए होती है, जॉइंट्स के लिए ही होती है। आज की डेट में बहुत कॉमन है एर्थोप्लास्टी। और किस अब बहुत सुना होगा टोटल नी रिप्लेसमेंट TKR, टोटल हिप रिप्लेसमेंट THR। और आज की डेट में फीमेल्स के लिए तो सबसे ज्यादा कॉमन है नी रिप्लेसमेंट। आजकल बहुत सारे ऑर्थोपेडिक की पहली पसंद हो गई है, कुछ भी प्रॉब्लम होती है भैया आप TKR करा लो, है ना, नी रिप्लेसमेंट करा लो। नहीं लग जाती, क्या होता है मेटल्स की लग जाती है ना, हिप हिप में हो जाती हैं आजकल डॉक्टर्स ने बड़ी। लेकिन एक फिजियोथेरेपी की बहुत पूरी कोशिश रहती है कि कैसे भी उसे इस ऑपरेशन से बचाया जाए अगर उसको। और ये मोस्ट कॉमन केस में जैसे ऑस्टियोआर्थराइटिस हो जाती है फीमेल्स में, मेल में, और मोस्ट कॉमनली फीमेल्स में क्योंकि वेट ज्यादा हो जाता है तो और ऊपर से मेनोपॉज की वजह से, तो ये सब कंडीशंस क्या उसको प्रोन कर देती है। तो हमारी पूरी कोशिश रहती है कि उस पेशेंट को एर्थोप्लास्टी से बचाया जाए। और हमारा ट्रीटमेंट दोनों में रहता है, हमारी कोशिश रहती है कि प्री ऑपरेटिव में बचा सके, अगर ऑपरेशन हो गया तो उसके बाद चलाओगे क्या कौन, सिखाएगा कौन मूवमेंट, क्योंकि वो मेटल्स या जो भी मेटल है वो थोड़ा ना मोशन सीख के आएंगे, वो भी तो आप ही सिखाओगे। तो बचाने में भी हमारी कोशिश, अगर हमें लगता है कि नहीं नहीं ऐसी कंडीशन हो गया अभी नहीं बच पाएगा तो ऑपरेशन हो गया, उसके बाद भी फिर चलाना भी हम ही सिखाएंगे। तो एर्थोप्लास्टी इट इज एन ऑपरेशन फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ अ न्यू मूवेबल जॉइंट। कहां करोगे, जैसे और ये मोस्ट कॉमन कंडीशन ऑस्टियोआर्थराइटिस हिप की हो जाए, नी की, ये आज की डेट में आप ये समझ लो नी में तो बहुत रामबाण हो गया है, कहीं भी सुन लेना, आसपास केस सुनी लोगे। अरे नी में अब मैं बताऊंगा डिफरेंट डिफरेंट कैसे कैसे तरीकों से होती है। हिप में होती है, नी में, एल्बो में, है ना, एंकुलाइसिस हो जाए एल्बो का, एंकुलर स्पॉन्डिलोसिस बताई थी ना, या फिर क्या हो जाए। और ये मोस्ट कॉमन ये कंडीशन बहुत कर, इसमें तो बहुत समझ लो आप, अनयूनाइटेड फीमेरल नेक फ्रैक्चर। क्योंकि फीमर इतनी, आपको पता है आपकी बॉडी की सबसे बड़ी बोन है, और एक बार फीमर का नेक का फ्रैक्चर बहुत खतरनाक होता है। इतना रेयर होता नहीं है लेकिन अगर हो जाए तो वो इतना जुड़ता भी नहीं, क्योंकि उसमें पूरा वेट ट्रांसफर हो रहा होता है। तो फिर भैया फिर क्या करना पड़ता है, फिर वो नया मेटल का हेड ही लगाना पड़ जाता है, इतनी खतरनाक कंडीशन हो जाती है ये वाले फ्रैक्चर में। तो आप ये समझ लीजिए इतना खतरनाक फ्रैक्चर होता है। अब आर्थोप्लास्टी में क्या क्या, जस्ट सेकंड, कौन कौन से तीन टाइप के होते हैं। पहला होता है एक्सीजन आर्थोप्लास्टी। देखो अभी मैं आपको बताता हूँ, ये देखो अगर कोई भी, मैं आप समझो एक जॉइंट है, इधर समझो, ये समझो ये हिप जॉइंट है, ये एसिटाबुलम है, ठीक है, ये क्या है, फीमर का हेड है, फीमर का हेड है। अब आप क्या करोगे सर, अब ये कोई भी ऐसी कंडीशन हो गई कि अब मोस्ट कॉमन ऑस्टियोआर्थराइटिस में होता क्या, ऑस्टियोआर्थराइटिस में ये हो जाता है क्योंकि ये जो एसिटाबुलम है इसके भी, ये भी बोन ऑस्टियोफाइट सेल से बना, ये पूरा डैमेज हो जाता है, इधर ऑस्टियोफाइट्स जमा हो जाते हैं आसपास। और ये हेड है, फीमर का हेड, नेक हेड पूरा ये भी डैमेज हो जाता है, तो पूरे ऑस्टियोफाइट्स आसपास इतनी सारी चीजें भर दो, जो जॉइंट स्पेस होता है वो खत्म हो जाता है क्योंकि वहां ऑस्टियोफाइट्स भर जाते हैं, फिर मूवमेंट खत्म हो जाता है। और ये पूरे के पूरे पोरस हो जाते हैं, ऐसे के बहुत इजीली ब्रेक हो जाते हैं। अब उन, अब क्या करें, आपको मालूम है कि इजीली ब्रेक, बार बार थोड़ा भी पेशेंट वेट नहीं ले पा रहा, कुछ भी एक बार गिरा तो ब्रेक हो जाए, तो आप क्या करोगे, फिर नया डालोगे मेटल का। तो तीन कंडीशन में कर सकते हो। पहला होता है एक्साइज्ड। एक्साइज्ड का मतलब क्या होता है, देखो पढ़ो क्या लिखा है। एक्साइज का मतलब कुछ नहीं करते, ये मालूम है ये आपका जॉइंट है, ये आपका एसिटाबुलम है, हिप की बात कर रहा हूँ, हिप हिप याद रखो मन में, एक एग्जांपल जैसे एसिटाबुलम है, ये नेक ऑफ फीमर है, ठीक है। अब इसमें क्या करते हैं, ये जब करा जाता है जब हमें लगता है कि भैया आपका हिप, जो फीमर है, नेक ऑफ फीमर, ये ठीक है, ये बिल्कुल ओके है, एसिटाबुलम ओके है। प्रॉब्लम क्या होगी सर, प्रॉब्लम ये हो गई कि जो बीच में गैप था वो कंप्लीटली भर गया है, पूरा फिल हो गया, वो गैप कंप्लीटली भर गया, अब कोई मूवमेंट नहीं हो पाएगा, मूवमेंट के लिए जगह नहीं है। अगर हमें थोड़ी सी भी जगह मिल जाए ना सर, मतलब ये ऐसी कंडीशन नहीं है कि यहाँ कंप्लीटली इमोबिलाइज हो गया, नहीं, ऐसी कंडीशन है कि पेशेंट को तकलीफ आ रही है, अगर हम यहाँ पर थोड़ी सी उसे स्पेस दे देंगे तो पेशेंट ठीक हो जाएगा। तो स्पेस कैसे दोगे, बहुत कॉमन, कभी भी देखा है कि अगर आपको जब बरसात में या कॉमन जो हमारे गेट होते हैं अगर वो लग नहीं पाते तो हम क्या करते हैं, जो कारपेंटर होता है वो बुलाते हैं, वो लकड़ी उसको घिस देते हैं, एक्साइज्ड कर देते हैं, उस जो एरिया बढ़ा हुआ है उसे साफ घिस देते हैं, लग जाता है, बस वो ही करेंगे। इसमें क्या होता है, हेड ऑफ फीमर को हल्का सा घिस देंगे, तो ये क्या गैप थोड़ा एसिटाबुलम को घिस देंगे, एक्साइज्ड कर देंगे, साफ कर देंगे, इससे क्या होगा, ज्वाइंट स्पेस बढ़ गया।
अब जो अंदर जगह चीजें थी थोड़ी बहुत हम कोशिश करते हैं कि निकाल सकें, जो निकल गई ठीक है, नहीं निकली हमें मालूम है ऐसी कंडीशन है ये आगे बढ़ेगी नहीं, हमें मालूम है आगे बढ़ने नहीं वाली, तो अब हम क्या करेंगे, बोले थोड़ा सा एक्सरसाइज कर दो, जगह बन गई पेशेंट ठीक। तो इसको बोलते हैं एक्सीजन एर्थोप्लास्टी। एर्थोप्लास्टी तो हुई ना, काट के कुछ निकाला ना, काट के अपने अलग करा, इसमें से भी, लेकिन सिर्फ एक्सीजन करा। तो पढ़ो क्या लिखा है, इन दिस वन और बोथ ऑफ द, या तो एक, एक यानी या तो हेड ऑफ फ्यूमर या एसिटाबुलम या दोनों, तो वो वन और बोथ ऑफ द आर्टिकुलर एंड, आर्टिकुलर एंड यही तो एसिटाबुलम का हेड, मैंने आपको अभी ऊपर दिखाया, और एसिटाबुलम का है ना आउटर सरफेस और हेड, उनकी वही तो आर्टिकुलर एक दूसरे आर्टिकुलेट करते हैं, और एक्साइड से वजह से गैप इज क्रिएटेड बिटवीन एक्सीजन, एक्साइड थोड़ा सा छील दिया हिंदी में बोले तो ठीक है। उससे क्या हुआ, जो उनके बीच में फाइब्रस टिश्यू भरे हुए थे गैप में, उनको अब जगह मिल जाती है, किसके लिए, प्रोवाइड मूवमेंट एट द जॉइंट बाय वर्च्यू ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी, कॉमनली डन फॉर हिप एंड एल्बो। ये यहाँ पर करने को, ये जब जल्दी जनरली ऑस्टियोआर्थराइटिस की एक्यूट कंडीशन होती है ना, तो वहां ये करते हैं। कभी भी हम आर्थोप्लास्टी की तरफ डायरेक्ट नहीं बढ़ते, बहुत खतरनाक कंडीशन होती है। दिक्कत क्या है भैया, ये आप कर तो दोगे, फिर पेशेंट क्या बाद में मूवमेंट करना नहीं सीख पाता है, पूरा जॉइंट ही बदल गया ना, उससे मूवमेंट करना इतना आसान नहीं होता, और वो इन्फेक्शन के लिए भी बहुत प्रोन, और सबसे बड़ी चीज बताऊं, बहुत कॉस्टली होता है। इसलिए हम पहली कोशिश हमारी यही होती है कि अगर एक्सीडेंट से काम चल पा रहा है, कुछ पेशेंट की एज निकल जाएगी, 10 साल काम हो जाएगा उसका, 6-7 साल, तो क्यों करो, फिर आगे देख लेंगे, अगर 7-8 साल बहुत होते हैं ठीक है। एक होता है अगर जहां हमें लगता है कि अब नहीं एक्सीजन फेल हो गया, अब हमें हेमी आर्थोप्लास्टी करनी पड़ेगी, मतलब क्या सर, कि अब हमें ये लग गया है, हाँ हमें ये लग रहा है कि नहीं नहीं भैया ये पूरा हेड खराब ही हो गया, इतना ज्यादा ऑस्टियोआर्थराइटिस हो गया कि पूरा हेड की जो कार्टिलेज है आउटर सरफेस सब खत्म हो गई, अब ये हेड कंप्लीटली पोरस हो गया है। कैसा हो गया, पोरस हो गया, अगर थोड़ा भी वेट पड़ेगा तो टूट जाएगा। तो क्या करोगे, अब आप कोई काट काट के मतलब ही नहीं है, क्योंकि हेड ही पोरस हो गया, अगर आप काट भी दोगे तो कल को वेट पड़ा तो टूट जाएगा, तो पेशेंट वेट तो ले नहीं पाएगा। तो फिर अब इसमें देखो दो चीजें कर सकते हो कि आप ये देख लेते हो कि देख लो अगर एसिटाबुलम ज्यादा खराब हो रहा है तो सिर्फ उसे बदल दो, या फिर हेड ऑफ फीमर खराब हो रहा है तो सिर्फ उसे बदल दो, तो हेमी कोई एक बदल दिया, और दोनों बदल दो तो टोटल, बस इतना सा अंतर है ठीक है। देखो डायग्राम में देखो, ये देखो ये हेमी है, इसमें हेड ऑफ मोस्टली हेड ऑफ फीमर ही बदलता है, बहुत कम होता है कि एसिटाबुलम बदले ठीक है। हेमी का मतलब जनरली जनरली बोल रहा हूं मैं, फिर याद रखना ठीक है। तो ये हेड, ये पूरा हेड बदल दिया, एसिटाबुलम नो और नॉर्मल, इसको देखो ये टोटल है। इसमें देखो ये एसिटाबुलम भी बदल दिया और हेड भी बदल दिया, इसमें दिख रहा है कहीं, ये देखो इसमें सिर्फ हेड दिख रहा है, इसमें ये नहीं दिख रहा ना, इसमें देखो ये पूरा दिख रहा है, ये एसिटाबुलम कंपाउंड और ये रहा आपका हेड ठीक है, इसको टोटल बोलेंगे। तो हेमी वन ओनली वन ऑफ द आर्टिकुलर सरफेस इज रिमूव्ड एंड इज रिप्लेस्ड बाय अ प्रोस्थेसिस। प्रोस्थेसिस क्या है, ये मेटल के प्रोस्थेसिस ही तो है ठीक है। प्रोस्थेसिस ऑफ सिमिलर टाइप कॉमनली परफॉर्म्ड फॉर फ्रैक्चर ऑफ नेक ऑफ फीमर, मैंने बता दिया था, बोला था नेक ऑफ फीमर में जनरली हेमी आर्थोप्लास्टी, जनरली हेमी आर्थोप्लास्टी होगी, क्यों, क्योंकि सिर्फ नेक ऑफ फीमर ही तो टूट रहा है, एसिटाबुलम में थोड़ा ना कुछ हुआ, तो उसमें हेमी आर्थोप्लास्टी ही होती है, किसमें, नेक ऑफ फ्रैक्चर ऑफ नेक ऑफ फीमर, और इसको एक स्पेशल नाम से जानते हो, और ये 2 मार्क्स में बहुत कॉमन पूछते हैं, दैट इज ऑस्टिन मोरी हेमो आर्थोप्लास्टी। और ये लिख के भी जब फाइल्स वगैरह आएगी ना तो उसमें लिखा भी रहता है और ऑस्टिन मोरे करा गया, ऑस्टिन मोरे एक दो साइंटिस्ट के नाम पे ऑस्टिन मोरे हेमो आर्थोप्लास्टी 2 मार्क्स में पूछते हैं, क्या मतलब होता है ऑस्टिन मोरे हेमो आर्थोप्लास्टी, यानी इट इज अ रिमूवल और रिप्लेस्ड बाय अ प्रोस्थेसिस, किसका, नेक ऑफ फीमर का, किसके लिए, फ्रैक्चर, ड्यूरिंग फ्रैक्चर नेक ऑफ, अगर किसी का नेक ऑफ फीमर यानी हेड ऑफ फीमर अगर टूट गया, तो उसमें जो सिर्फ और सिर्फ अगर हेड ऑफ फीमर और इतना पार्ट हेड ऑफ फीमर बदला जाता है, उसे आप ऑस्टिन मूरे हेमोप्लास्टी बोलते हैं ठीक है। तो 2 मार्क्स में जरूर याद रखना ऑस्टिन म्यूरे हेमो आर्थोप्लास्टी, और ये वाइवा वगैरह में भी आपसे पूछ लेते हैं। टोटल रिप्लेसमेंट आर्थोप्लास्टी में दोनों बदल दिया, बोथ अपोजिंग आर्टिकुलेटिंग सरफेस आर एक्साइज्ड एंड रिप्लेस्ड बाय प्रोस्थेटिक कंपोनेंट कॉमनली परफॉर्म्ड बाय, जैसे हिप में कर दिया तो THR बोल देते हैं, टोटल हिप रिप्लेसमेंट, नी में करेंगे तो टी के आर, टोटल नी रिप्लेसमेंट, इस तरीके से बोला जाता है। और ये लोअर लिम्ब में बहुत कॉमन होता है, बहुत रेयर ऑफ द रेयर होता है कि अपर लिम्ब के जॉइंट्स में ये जाए, क्यों, क्योंकि लोअर लिम्ब में इसलिए बदलना पड़ जाता है भैया, क्योंकि यहाँ पर वेट बेयरिंग है, आप पेशेंट को मना भी कर दो कि भैया आप ये मूवमेंट मत करो, मगर वेट चलेगा तो ना, चलना थोड़ा बंद कर देगा, आप उसको ये बोल दोगे ज्यादा मत चलो ठीक है, थोड़ा बहुत तो चलेगा ना। तो ये जब करना पड़ जाता है जब
बिल्कुल हो गया। अब अपर लिम्ब में अगर शोल्डर बोल्ट अफेक्ट होता है तो आप बोल भी दोगे कि मूवमेंट मत करो, तो वो रोक भी लेगा लेकिन चलना नहीं बंद करेगा। अगला होता है बोन ग्राफ्टिंग। बोन ग्राफ्टिंग बिल्कुल सिंपल। बोन ग्राफ्टिंग मतलब क्या, मैंने आपको बहुत सारे कंप्रेस्ड फ्रैक्चर, ऐसे फ्रैक्चर बताए थे जहां पर बोन बहुत ज्यादा टूट गई थी, तो वहां पर बोन ठीक नहीं होती, तो फिर क्या करना पड़ता है, हम क्या कर देते हैं, सपोज जैसे सपोज चलो ये आपकी बोन है पूरी, अब ये आपकी क्या हो गई, आगे चल के टूट गई। अब ये कैसे टूटी, ये यहाँ पर अभी छोटे 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 ऐसे ऐसे टुकड़ों में इस जगह पर टूट गई। अब आप क्या करोगे, अब इस पार्ट को आप ठीक तो नहीं कर सकते, इस पार्ट को आप कैसे ठीक करोगे, इतने ज्यादा टुकड़ों में टूट गई कैसे जोड़ोगे। तो फिर क्या करते हैं, यहाँ पर ये करते हैं कि कोई भी अपने बॉडी में दूसरी बोन, मोस्ट कॉमन बोन होता है इलियक क्रस्ट, इलियक क्रस्ट से वहां से बोन का टुकड़ा निकाल लेते हैं और वहां पर इसको यहाँ पे डाल देते हैं। इसको बोलते हैं बोन ग्राफ्टिंग। ग्राफ्ट कर दिया, एज अ ग्राफ्ट लगा दिया, दूसरी बोन निकाल के अपनी बोन में उस जगह पर लगा देते हैं, इसको बोलते हैं बोन ग्राफ्टिंग। ठीक है, तो बोन ग्राफ्टिंग इज एन ऑपरेशन वेयर बाय पीसेस ऑफ बोन ग्राफ्ट टेकन फ्रॉम सम पार्ट ऑफ अ पेशेंट बॉडी आर प्लेस्ड एट अनदर साइट, और जनरली होता है इलियक क्रस्ट। ठीक है, याद रखना, आगे भी अभी लिखा आगे भी लिखा है आपको, इलियक क्रस्ट से ही लिया जाता है आपके से। तो कभी ऐसी सिचुएशन आ गई कि आपकी बॉडी से नहीं ले सकते तो किसी फिर और किसी लेना पड़ता है। तो बोन ग्राफ्टिंग इज यूजुअली रिक्वायर्ड फॉर स्टिमुलेटिंग बोन। अभी लेते क्यों है, इसका सबसे बड़ा ये होता है कि देखो दो चीजें होती हैं। पहली है कि आपको पता है इतना ज्यादा फ्रैक्चर हो गया है कि जो ये यहाँ पर है, यहाँ पर नई बोन बन ही नहीं पाएगी, तो बदलो। या फिर दूसरा इसलिए कर देते हैं कि इस जगह पर कोई नेक्रोसिस हो जाए, यहाँ पर बोन सड़ गई, जैसे सपोज करो ये आप ऐसे सपोज करके देखो, ये वाली बोन थी, इसका ये वाला पार्ट नेक्रोटिक कर गया, खराब हो गया, अब ये ग्रोथ नहीं कर रहा है, इसकी वजह से आप पूरी बोन खराब होने लग जाएगी। तो आप क्या करते हो कि आप दूसरी बोन का पार्ट यहाँ लगा देते हो जो कि नया है, उसमें तो ऑस्टियोफाइट सेल्स हैं, वो तो ग्रो करेंगे, तो वो अगर जैसे आप यहाँ लगा दोगे तो उसकी मदद से फिर आगे की ग्रोथ बढ़ जाती है। ऐसे समझ लो कि आपको पता है कि कोई नया प्लांट है, उसकी एक सीड लाके यहाँ डाल दी, वो यहाँ ग्रो कर जाएगी। तो कोई बोन का पार्ट आके यहाँ लगा दिया, उसमें ऑस्टियोफाइट सेल्स वगैरह होते हैं, वो ग्रो कर देंगे, तो वो पूरी बोन की ग्रोथ करवा देते हैं। यानी क्या बोल रहा हूं मैं, बोन ग्राफ्टिंग यूजुअली रिक्वायर्ड फॉर स्टिमुलेटिंग बोन फॉर्मेशन। कोई बोन है जो वहां पे फॉर्मेशन नहीं कर रही ड्यू टू सम रीजन, तो आप क्या करना, कोई दूसरी जगह की बोन आके लगा दी, उसके अंदर फ्रेश ऑस्टियोफाइट सेल्स हैं, वो आपकी हेल्प कर देंगे। तो स्टिमुलेटिंग बोन फॉर्मेशन इन केस ऑफ नॉन यूनियन ऑफ अ फ्रैक्चर, कोई ऐसी जगह हो गई जहां पर आपको लग रहा है कि फ्रैक्चर इतना खतरनाक है कि आप कभी वो ठीक नहीं होगा, तो वहां पर आप फिर दूसरी बोन लगा देते हो। और फॉर फिलिंग बोन डिफेक्ट, आप जैसे फ्रैक्चर में कहते हैं बोन के डिफेक्ट, गैप भी आ गया, वो गैप कैसे ठीक होगा, तो दूसरी बोन लगा दी, काट के लगा दी दूसरी जगह से, उसे बोलते हैं बोन ग्राफ्टिंग। ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप से होती है, जैसे अलग अलग, जैसे अगर खुद से लोगे तो उसे क्या बोलते हो, ऑटोग्राफ्ट, है ना, फ्रॉम दी सेम पर्सन, मैंने ये मेरा ही खुद का टूटा, मैंने खुद से ले लिया, कहां से लेते हैं, इलियक क्रस्ट से। दिस इज कॉल्ड गोल्ड स्टैंडर्ड बोन ग्राफ्टिंग टेक्निक। कौन सी, इसको गोल्ड स्टैंडर्ड बोलोगे, क्यों भैया, क्योंकि रिजेक्ट नहीं होगी, खुद से ले लिया तो रिजेक्ट नहीं होगी, वरना दूसरे से लोगे तो रिजेक्ट भी हो सकती है। तो इलियक क्रस्ट कॉमन साइड। अब ये दो तरीके से ले सकते हैं, कैसे ले सकते हो, देखो मैं आपको बताऊं, ये आपकी बोन है, ठीक है, अब मुझे क्या करना है, यहाँ पर स्पेस भरना है, अब मैं इस वाली बोन से इसमें लगाऊंगा। दो काम कर सकता हूँ कि अगर मैं पहले ये देखूंगा, अच्छा यहाँ बोन के जो आसपास की मसल्स वगैरह हैं वो नॉर्मल है, क्योंकि मैंने भले ही यहाँ बोन लगा दी लेकिन उसके आसपास की अगर मसल्स ठीक नहीं है, वो सब नेक्रोटिक है, सब खराब है, तो ये बोन फिर खराब हो जाएगी, मतलब क्या है। तो फिर हम क्या करेंगे, फिर अगर ऐसी कंडीशन है तो यहाँ से बोन निकालने के साथ साथ यहाँ की जो आसपास की एसेसरी मसल्स हैं उनको भी ले लेते हैं हम, उनके मसल्स पेडिकल, और उनको यहाँ लगा देते हैं जो कि सपोर्टिंग स्ट्रक्चर प्रोवाइड करा दे, वरना कोई मतलब नहीं है। ये कर सकते हैं। और अगर हमने देखा कि नहीं नहीं भैया यहाँ पर सिर्फ बोन बोन जैसे फ्रैक्चर हुआ है, कि अगर ऐसा कोई नॉर्मल फ्रैक्चर है, आसपास की मसल मसल ठीक है, सिर्फ बोन बोन गई है, तो कोई मसल की जरूरत नहीं है, तो सिर्फ बोन बोन निकाल लेंगे। अब बोन विद आर्टरी दोनों केस में निकालेंगे, यानी ऐसा तो नहीं, ब्लड सप्लाई तो देखो बोन को ब्लड सप्लाई करती है, तो दोनों में वो आर्टरी को आप जरूर निकालिए जो बोन को सप्लाई कर रही है, वरना बोन अगर आप वहां पर लगाओगे और दूसरी आर्टरी लगाओगे, अगर ब्लड नहीं मिल पाए तो बोन की डेथ हो जाएगी। तो पहला होता है मसल पेडिकल बोन अलोंग विद पेडिकल ऑफ मसल विद इंटैक्ट ब्लड सप्लाई, तो आसपास के जो मसल्स के पेडिकल्स होते हैं उनको भी निकाल लेते हैं। ये जनरली कब यूज्ड फॉर ट्रीटिंग नॉन यूनियन ऑफ फ्रैक्चर, और जैसे मोस्ट कॉमन फीमर के नेक के लिए।
ये वहीं पर फीमर के नेक में जहां मालूम ऐसी कंडीशन होगी तो वहां पर एक बोन निकाल के दूसरे का लगा और आसपास की मसल्स, क्योंकि क्या होता है वहां पर नॉन यूनियन क्यों नहीं जुड़ रही, क्योंकि बहुत खतरनाक कंडीशन हो गई है, वहां की आसपास की मसल्स भी खराब हो गई हैं। और दूसरा होता है बिना मसल के, तो फ्री वेस्कुलाइज्ड बोन ग्राफ्टिंग, बोन ग्राफ्ट इज टेकन अलोंग विद द वेसल सप्लाई, बस जो उसकी वेसल है वो ले ली, कोई मसल वसल आपने नहीं ली। सिंपल दो कंडीशन, अगर साथ में मसल ले ली तो मसल पेडिकल के साथ, ठीक है, बिना फ्री वेस्कुलाइज, सिर्फ और सिर्फ वेस्कुलर वेस्कुलर है और कोई मसल वसल का यूज नहीं है। ये था एलोग्राफ्ट। दूसरा क्या हो सकता है, आपको तो होशियार हो, एलोजीनियस यानी किसी सेम स्पीसीज, यानी मेरे भाई बहन किसी से भी ले लिया ना, तो दे आर टेकन फ्रॉम द अनोसर पर्सन ऑफ सेम स्पीसीज आर रिक्वायर्ड व्हेन इनफ बोन इज नॉट अवेलेबल फ्रॉम द होस्ट। अगर मेरी ज्यादा बोन खराब हो गई और मेरे इलेक्ट्रस से नहीं निकाल पाएंगे इतनी, तो किसी भाई बहन से ले लेंगे। और जीनोग्राफ्ट आप समझते हो जानवरों से, है ना, बोवाइन, काऊ, बफेलो, इन सब से आप ले लो तो उसे जीनोग्राफ्टिंग बोलते हैं। फिर होता है एम्प्यूटेशन। एम्प्यूटेशन क्या होता है, एम्प्यूटेशन का मतलब होता है, इस टर्म यूज्ड फॉर व्हेन अ पार्ट ऑफ अ लिम्ब, इसको आप बहुत डीप में पढ़ोगे, मैं पीटी ऑर्थो में ये पूरा का पूरा एम्प्यूटेशन बताएंगे कि एम्प्यूटेशन कब करना पड़ जाता है। आपको पता है कि कोई भी चीज आपकी बॉडी की नेक्रोसिस हो गई, सड़ गई, अब आपको पता है कि अब आप कुछ नहीं कर सकते, अब आपको वो काटना ही पड़ेगा, वो पार्ट आपको काटना ही पड़ेगा। तो उसमें डिफरेंट डिफरेंट आप पढ़ोगे जब पीटी ऑर्थो पढ़ोगे कि बिफोर नी एम्पुटेशन को क्या बोलते हैं, आफ्टर नी एम्पुटेशन को क्या बोलते हैं, प्रॉक्सिमल नी एम्पुटेशन, डिस्टल नी एक्सपिरेशन, प्रोस्थेसिस कैसे करते हैं, उसके बाद क्या करा जाता है, क्या बैंडेज, सब कुछ ऐसा सीखा जाता है, ठीक है। सब मसल्स को कैसे ठीक करते हैं, आर्टरी को क्या करते हैं, नर्व को कैसे बांधते हैं, सब कुछ पीटी ऑर्थो में कंप्लीटली एम्पुटेशन में बताया है। तो एम्पुटेशन कब, जब ऐसी कंडीशन की हमें मालूम है, जैसे इन्फेक्शन, मोस्ट कॉमन डायबिटिक फुट, डायबिटिक फुट में आप सब जानते हो कि इतना ज्यादा नेक्रोसिस हो जाता है कि उसका पूरा पैर सड़ने लग जाता है। तो उस कंडीशन में आप क्या करते हो, उस कंडीशन में हमें क्या करना पड़ेगा, इस तरीके से अगर पूरा किसी का सड़ गया तो आप क्या करोगे, क्रॉनिक अल्सर हो गया, फैलता जा रहा है, तकलीफें बढ़ गई, तो फिर आप क्या करोगे, उस फुट को काट दोगे, इसको बना, इस कंडीशन में। तो इसको बोलते हैं एम्प्यूटेशन। इज अ टर्म यूज्ड व्हेन अ पार्ट ऑफ द लिम्ब इज रिमूव्ड थ्रू अ बोन, कॉमनली परफॉर्म फॉर ट्यूमर, एब्लेशन, डायबिटिक फुट, है ना, और इन्फेक्शन, है ना, और नेक्रोसिस, ये सब लेके आ सकते हो। और कौन सा नेक्रोसिस, सेकेंड ईयर में पढ़ के आए हो, 3 टाइप के नेक्रोसिस होते हैं, वो सॉरी गैंग्रीन 3 टाइप के होते हैं, नेक्रोसिस के बाद गैंग्रीन बनता है ना, गैंग्रीन में सड़ना, तो 3 टाइप के गैंग्रीन होते हैं। गैंग्रीन मतलब क्या, एक तो ड्राई गैंग्रीन, एक वेट गैंग्रीन, और एक गैसियस गैंग्रीन। सबसे खतरनाक कौन सा गैंग्रीन होता है, गैसियस गैंग्रीन। ड्राई गैंग्रीन तो आप सब में, बहुत लोगों में आपने देखा होगा, आपके पैरों के अंगूठे में बहुत सारी स्किन ऐसी होती है तो पूरी ड्राई हो जाती, खराब हो जाती, फिर आप उसको ऐसे खुद ही हटा के निकाल दो, वो ड्राई बहुत। वेट गैंग्रीन होता है जैसे डायबिटिक फुट वालों में वेट गैंग्रीन बहुत, तो वो फैलता है। गैसियस गैंग्रीन तो बहुत ही खराब होता है, उसमें मीथेन गैस भर जाती है, वो पूरे लिम्ब को सड़ा देती है। मगर वेट गैंग्रीन ये बहुत रेयर होता है, वेट गैंग्रीन सबसे खतरनाक होता है, इसमें पैर काटना पड़ जाता है, क्यों, क्योंकि ये फैलता है। ड्राई गैंग्रीन कभी फैलता नहीं है, ऊपर की तरफ ट्रेवल नहीं करता, ये ट्रेवल करता है। वेट गैंग्रीन आसपास के स्ट्रक्चर्स को भी ले लेता है। अगला टेंडन ट्रांसफर। अब आप खुद समझ सकते हो टेंडन ट्रांसफर कब करना, कब करोगे टेंडन ट्रांसफर, वो जब करेंगे जब मसल वर्क नहीं कर रही। टेंडन किस में होता है, मसल में ही तो होता है। और आपको पता है मूवमेंट कौन करवाता है, टेंडन ही तो कर पाता है, मसल तो कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स करती है, मूवमेंट कौन करवाता है, टेंडन। तो अब ऐसी कंडीशन जहां आपको पता है कि मसल काम नहीं कर रही है, तो फिर क्या करोगे, नई मसल लगा दो। तो मसल पैरालिसिस, टू रिस्टोर और इंप्रूविंग एक्टिव कंट्रोल ऑफ अ जॉइंट बाय यूटिलाइजिंग अ हेल्दी मसल टू एक्ट इन प्लेस ऑफ अ पैरालाइज्ड वन। जैसे नर्व पाल्सी हो गई हो, कोई भी ऐसी कंडीशन जहां मसल पैरालिसिस हो गई, मसल काम नहीं कर रही, तो क्या करोगे, जैसे बोन ग्राफ्टिंग करते हो वैसे मसल ग्राफ्टिंग होती है, दूसरी मसल लगा देते हो। तो अगर मसल पैर या फिर मसल इम्बैलेंस, जैसे पोलियो में कि पूरी मसल की पावर ही चली गई, इम्बैलेंस है, तो क्या करोगे, फिर आप क्या करोगे उसकी कंडीशन में, पूरी फ्लैसिडिटी हो गई है, नई मसल लगा दो। या फिर टेंडन रप्चर, कि टेंडन ही टूट, ऐसा फ्रैक्चर हुआ कि वो उसके साथ साथ मसल का टेंडन भी टूट गया, मगर हम उसे सूचर लगा के ठीक नहीं कर पाएंगे, तो फिर क्या, नया टेंडन लगाना पड़ता है, ठीक है। जनरली मालूम क्या होता है, टेंडन ट्रांसफर में एक बहुत प्यारी कंडीशन करते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ क्या करते हैं। जैसे सपोज करो मेरी अलग अलग, ये फिंगर के लिए अलग टेंडन जा रहा है, ये फिंगर के लिए अलग टेंडन जा रहा है। सपोज करो मेरी ये वाली फिंगर का टेंडन चला गया, मिडिल फिंगर का टेंडन चला गया, ये रहा मिडिल फिंगर। अब मैं क्या करूंगा, तो मैं क्या करूंगा, इसी वाले टेंडन को इधर भी लगा दूंगा, तो वो दोनों का काम करेगा। वो टेंडन जब मैं ये वाली करूंगा तो ये वाली फिंगर भी उठेगी, ये भी बंद करे, ये भी। इसको बोलते हैं टेंडन ट्रांसफर।
आसपास की, या फिर आप ये तो यहाँ पर है, बहुत सारी ऐसी होती है कि एक मूवमेंट कराने के लिए बहुत सारी मसल्स होती है, एसेसरी मसल्स भी होती हैं, तो हम क्या करते हैं जो मेन मसल्स है उसको तो वहीं लगे रहने देते हैं, एसेसरी मसल्स को उस दूसरी जगह पे लगा देते हैं। तो उससे क्या होता है कि उसका काम बदल जाता है उस मसल्स का, वो मसल को ट्रांसफर कर, उस टेंडन को ट्रांसफर कर देते हैं, दूसरी जगह पे लगा देते हैं, तो उसका हम काम चेंज कर देते हैं, उसके वर्क को अल्टर कर देते हैं। सो अ टेंडन ट्रांसफर इज अ operation in which insertion of the tendon of a functioning muscle is moved to a new site so that the muscle henceforth has a different action। आप क्या करोगे, आप उसके फंक्शन को ही चेंज कर दिया, आपने उस जगह से लेकर दूसरी जगह पर लगा दिया, जिसकी वजह से उसका जो फंक्शन था वो चेंज हो गया। अब ये मन में क्वेश्चन आता है कि सर अगर हम एक मसल को दूसरी जगह पर लगा देंगे तो फिर उसका काम कौन करेगा? हमेशा याद रखो, मेजरली जो मसल्स होती हैं सबके सिर्फ एक ही मसल एक काम नहीं करती, पढ़ के आए हो जॉइंट्स में एसेसरी मसल्स भी होती हैं, तो जो एसेसरी मसल्स हैं जो आपको लगता है कि ये एसेसरी मसल, इसको दूसरे काम में लगा देते हो आप, इसे बोलते हैं टेंडन ट्रांसफर। बाकी सब मसल पैरेललिज्म में आप उनका करते हो। ठीक है, दैट्स ऑल अबाउट फॉर टुडेस लेक्चर।